वंदे मातरम साथियों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो उन साथियों के लिए, विशेषकर जो कर्मचारी साथी हैं आईटीआर फाइल कर चुके हैं। आपको पता है कि आईटीआर फाइल करने की जो अंतिम तारीख थी वो 31 जुलाई थी और इस बार डेट नहीं बढ़ाई गई है और अधिकांश लोगों ने, यानी लगभग सभी ने आईटीआर फाइल कर दिया होगा। अब समस्या ये आ रही है कि कुछ लोगों का आईटीआर है, प्रोसेस हो चुका है लेकिन रिफंड नहीं आया है, कुछ लोगों का आईटीआर अभी भी प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो क्या कारण हो सकता है, इसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से आपको बताया था। इस बार मैं कुछ और डिटेल आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका आईटीआर प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ, और अगर प्रोसेस हो चुका है तो आपके खाते में जमा हुआ नहीं हुआ, और अगर जमा नहीं हुआ है तो क्या कारण हो सकता है। जो भी संभावित कारण है वो एक एक मैं उदाहरण सहित आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो में बने रहें। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो क्योंकि पूरी डिटेल देने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपका रिफंड है उसका स्टेटस क्या है। तो यहाँ से जैसे ई फाइलिंग जो साइट है इसकी incometax.gov.in, इसके मेन होम पेज पे जाने के बाद में आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपको ये नो योर रिफंड स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेज खुलेगा, इसमें कुछ जो भी डिटेल्स आपको एंटर करनी पड़ेगी वो मैं बता दूं क्या क्या एंटर करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको पैन या 10 एंटर करना है, आपका जो भी पैन नंबर है। असेसमेंट ईयर आपको जैसे 23-24 सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में जैसे ये मैंडेटरी है, ये तीनों मैंडेटरी है। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, और इसके बाद में जो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी से आपको यहाँ से जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके ओटीपी आएगा, ओटीपी से आपको वेरीफाई करके ये प्रोसेस है वो करना है। अब जैसे मैं यहाँ ये पैन नंबर भर दिया, असेसमेंट ईयर 23-24 सेलेक्ट कर दिया और मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कर दिया, और यहाँ से जैसे कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो ऑप्शन आएगा जिसमें आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा, और ये ओटीपी आपके 15 मिनट तक वैलिड रहेगा। तो 15 मिनट के अंदर अंदर आप इसमें ओटीपी एंटर करके आप देख सकते हैं। जैसे अभी ये ओटीपी आ चुका है तो मैं यहाँ ओटीपी एंटर करके फिर आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ ओटीपी आ गया है तो ओटीपी यहाँ एंटर करने के बाद में यहाँ से जैसे अगर ओटीपी नहीं आता तो आप रिसेंट पे क्लिक करके ओटीपी दोबारा मंगा सकते हैं, और 3 अटैम्प्ट आप दोबारा मतलब कर सकते हैं। अब जैसे ओटीपी आ चुका है तो यहाँ कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको आपका जो भी रिफंड का स्टेटस है वो शो हो जाएगा। अब जैसे थोड़ा सा ये समय ले रहा है तो मैं जैसे इसको एक बार और दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ ये जैसे आ गया कि ये पैन नंबर आ गया, असेसमेंट ये 23-24 आ गया, और ये स्टेटस में आ रहा है कि योर रिफंड हैज बीन प्रोसेस्ड बाय द रिफंड बैंकर एसबीआई एंड सेंड टू योर नॉमिनेटेड बैंक अकाउंट विद यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। यूटीआरएन नंबर जो भी दिए हुए हैं, ये यूटीआरएन नंबर भी यहाँ शो हो रहे हैं। और इफ द रिफंड अमाउंट इज नॉट क्रेडिटेड टू योर नॉमिनेटेड अकाउंट प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक ब्रांच रेफरिंग द अबव यूटीआरएन नंबर टू रेक्टिफाई द एरर। कि आपके खाते में है ये जो भी राशि जो रिफंड की थी वो जमा हो चुकी है, उसके यूटीआरएन नंबर भी आपके यहाँ शो हो रहे हैं। अगर फिर भी आपके अगर खाते में राशि जमा नहीं हुई है तो आप बैंक से संपर्क करें, क्योंकि इनकम टैक्स की तरफ से ये राशि है आपके खाते में भेजी जा चुकी है और जमा हो चुकी है। तो ये तो हो गया कि स्टेटस अगर आपका आ रहा है, इसका मतलब तो आईटीआर या इनकम टैक्स की तरफ से आपके खाते में पैसे भेज दिए हैं। अगर बैंक खाते में जमा नहीं हुआ है तो ये बैंक का इशू हो सकता है, तो आपको एक बार बैंक से संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन समस्या उन लोगों का आ रही है कि जिनका आईटीआर प्रोसेस ही नहीं हुआ है। अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देकर के बताता हूँ कि जैसे यहाँ एक जो भी नॉर्मल कार्मिक है उनका, जैसे यहाँ मैं जैसे डैशबोर्ड पे जाकर के लॉगिन कर रहा हूँ। मैं एक उदाहरण के रूप में दूसरे किसी कार्मिक का आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ जैसे असेसमेंट ईयर है और यहाँ रिफंड अवेटेड आ रहा है, 2696 जो भी रिफंड है अवेटेड आ रहा है, यानी कि अभी इनके प्रोसेस नहीं हुआ है। अब जैसे इसमें चेक करेंगे तो यहाँ व्यू फाइल रिटर्न्स पे आपको जाना है, और यहाँ जाने के बाद में यहाँ से जैसे ये गत साल का इस साल का जो भी जैसे असेसमेंट ईयर 23-24 है, अब यहाँ इस पे डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ व्यू मोड पे क्लिक करना है। तो पूरी डिटेल आपके सामने यहाँ शो हो जाएगी कि जैसे आईटीआर फाइल किया था जुलाई 12 जुलाई को फाइल किया था, पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन 12 जुलाई, सक्सेसफुली ई वेरीफाइड 12 जुलाई, यानी 12 जुलाई को ही वेरीफाइड कर दिया था। उसके बाद में अंडर प्रोसेसिंग बता रहा है 20 जुलाई को, उसके बाद में अंडर प्रोसेसिंग 20 जुलाई, और उसके बाद में है कि प्रोसेस्ड विद रिफंड ड्यू जुलाई 20, यानी 20 जुलाई को ये प्रोसेस्ड हो चुका था और रिफंड है वो जारी किया जा चुका था। और ये जो डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर भी यहाँ जारी हो चुका है, यानी इंटीमेशन भी आ गया है या भेजा हुआ है। अब समस्या ये आ रही है कि यहाँ से आप देखेंगे 20 जुलाई को यहाँ आ रहा है कि रिफंड फेल्योर। अब आपको चेक करना है कि आपके स्टेटस में यहाँ क्या आ रहा है, रिफंड फेल्योर है या अन्य कोई कारण आ रहा है। अब इनके मामले में इनकम टैक्स की तरफ से रिफंड है वो जारी हो चुका है, लेकिन फेल्योर आ रहा है। अब फेल्योर का आपको कारण पता करना है, किस कारण से फेल्योर हो रहा है। तो यहाँ आपको व्यू डिटेल पे क्लिक करना है।
जैसे यहाँ व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा असेसमेंट ईयर, फाइलिंग टाइप ओरिजिनल, उसके बाद ITR 1 है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, कितनी तारीख को फाइल किया था, तो जैसे 12 जुलाई को किया था, फाइलिंग सेक्शन 139(1) है। अब इसमें यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ आ रहा है रिफंड फेल्योर 20 जुलाई को और डेट ऑफ फेल्योर है वो 20 जुलाई है। अब रीजन फॉर फेल्योर है कि 155, यहाँ जो लिखा हुआ आ रहा है कि रीजन फॉर फेल्योर है वो 155। अब 155 जो कोड नंबर है ये किसका है, तो इसको आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ से आप, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जैसे ये लिखा हुआ है कि द मेजर रीजन फॉर एरर 155 इज, यानी 155 का कारण क्या है, तो इसमें लिखा हुआ कि इनकरेक्ट बैंक डिटेल्स, जिसमें MICR कोड या नंबर गलत हो या IFSC कोड गलत हो या नेम मिसमैच हो या अकाउंट होल्डर KYC पेंडिंग हो या अकाउंट डिटेल्स गिवन आर अदर देन करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट से अदर कोई डिटेल दी हुई हो या डिफरेंस इन द नेम ऑफ द इंडिविजुअल इन द पैन एंड बैंक स्टेटमेंट, या पैन और बैंक के खाते में आपके नाम में कुछ मिसमैच हो। कुल मिलाकर के बैंक की कुछ कमी के कारण है ये आपका जो भी रिफंड है ये रिटर्न हुआ है, यानी फेल्योर हुआ है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको जैसे ये डैशबोर्ड में जाने के बाद में आपको अपना अकाउंट चेक करना है और अकाउंट को आपको वैलिडेट करना है। अब कहाँ से करेंगे, तो जैसे यहाँ अपडेट पे, कॉन्टैक्ट अपडेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ में यहाँ बैंक डिटेल है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ जैसे बैंक डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने बैंक की डिटेल खुल जाएगी, जिसमें ये बैंक अकाउंट नंबर है और वैलिडेटेड फॉर EVC एंड इनेबल्ड और एलिजिबल फॉर रिफंड और ये क्या हुआ, और यहाँ से आप नॉमिनेटेड फॉर रिफंड, ये यहाँ से जैसे अगर नहीं है तो इसको आपको यहाँ से इसको नॉमिनेट करना है, यानी रिफंड के लिए आपको ये करना है। दूसरा ये डिटेल्स आपको चेक करनी है। अब जैसे डिटेल्स कहाँ से चेक करेंगे, तो यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो व्यू बैंक डिटेल पे आपको क्लिक करके आपको यहाँ से करना है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये अकाउंट नंबर शो हो जाएंगे, बैंक ब्रांच का नाम, यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भी है ब्रांच है वो शो हो जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल आपके नंबर वगैरह शो हो जाएंगे, ईमेल आईडी शो हो जाएगी। स्टेटस है कि वैलिडेटेड एंड EVC, यानी यहाँ वैलिडेटेड है लेकिन फिर भी किसी तकनीकी कारण से हो सकता है रिफंड वापस गया है। अब इसमें रिफंड एलिजिबिलिटी है तो यहाँ जैसे नॉमिनेटेड फॉर रिफंड है ये भी ओके किया हुआ है। फिर भी अगर आपके नहीं आ रहा तो आपको यहाँ से जैसे बैंक अकाउंट में जाके इसको रीवैलिडेट करना है। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसको एक बार रीवैलिडेट कर दें। जैसे ये बैंक अकाउंट डिटेल्स है, इसको डिसेबल EBC है, रीवैलिडेट है और रिमूव अकाउंट। अगर आपका अकाउंट नंबर सही है और आप कंफर्म हो जाए कि आपके जो भी IFSC कोड वगैरह है वो सारे सही है तो आपको एक बार रीवैलिडेट करना है और ये वैलिडेट पहले किया हुआ होना जरूरी है। अगर वैलिडेट नहीं किया हुआ है तो भी आपके रिफंड नहीं आएगा। तो जब भी आप ITR भरते हैं तो वैलिडेट तो करते ही हैं, अगर नहीं किया हुआ है तो अभी भी जैसे आपके ये रीवैलिडेट अगर कर सकते हैं, वैलिडेट किया हुआ है तो, नहीं तो आप जैसे यहाँ माई प्रोफाइल में जाकर के आप यहाँ से देखेंगे तो मैं आपको वापस दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप जाएंगे, जैसे अकाउंट्स की डिटेल्स पे यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरीके से आपके यहाँ नॉमिनेटेड फॉर रिफंड, ये एक तो यहाँ से ये राइट क्लिक होना चाहिए, इसके अलावा ये एलिजिबल फॉर रिफंड और वैलिडेटेड होना चाहिए। अब इस मामले में ये वैलिडेटेड है तो अगर मान लो फिर भी आपके नहीं आ रहा तो एक तो है कि आप इसका ग्रीवेंस डाल सकते हैं, आप शिकायत कर सकते हैं कि भाई मुझे इस तारीख से रिफंड जारी हुआ था लेकिन अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, बैंक डिटेल्स सही है। और अगर आपके बैंक डिटेल्स गलत है और आप चाहते हैं कि आपका रिफंड है इस खाते में नहीं आए, किसी भी तकनीकी खराबी के कारण अगर इस बैंक खाते में नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ ऐड बैंक डिटेल है, इस पर जा करके आपको यहाँ से जो भी आपके नंबर है और वो नंबर है वो आपके बैंक है वो वैलिडेट होना चाहिए बैंक, उसको यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको एंटर करना है, कंफर्म अकाउंट करना है। उसके बाद में अकाउंट टाइप आपका सेविंग है, करंट है, जो भी है वो आपको यहाँ से सर्च करना है। जैसे सेविंग कर दिया, उसके बाद में प्राइमरी है या जॉइंट है, जैसा भी है आपको IFSC कोड एंटर करके यहाँ से वैलिडेट करना है उसको, अकाउंट को। और उसके बाद में वैलिडेट और उसके बाद में नॉमिनेट फॉर रिफंड के लिए आपको क्लिक करना है तो आपको रिफंड है वो प्राप्त हो जाएगा। अगर आपकी डिटेल्स सारी सही है और फिर भी अगर आपके रिफंड नहीं आ रहा है तो आपको जैसे ग्रीवेंस में मैंने बताया, उससे पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये तो हो गया अगर बैंक इशू है तो, लेकिन अगर आपके यहाँ जैसे वर्क लिस्ट में अगर आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो सीधा यहाँ ही शो हो जाएगा। इसका भी मैं आपको एक अलग उदाहरण देकर बता दूंगा कि यहाँ अगर प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना है, तो मैंने पहले भी बताया था। अब मान लो इस मामले में जैसे बैंक डिटेल्स वगैरह सारी सही है फिर भी रिफंड है वो बैक गया यानी फेलियर हुआ है तो आपको यहाँ ग्रीवेंस में आपको यहाँ सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करना है और यहाँ इस तरीके से आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि ई फाइलिंग में आपकी समस्या है, EO लेवल पे है, CPC TDS पे है या ETI पे या NSDL पे है। तो अब जैसे CPC ITR है, ITR आप फाइल कर चुके हैं और इससे संबंधित अगर समस्या तो आपको CPC ITR सेलेक्ट करना है।
इसके बाद में सेलेक्ट कैटेगरी, इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे कम्युनिकेशन है, डिमांड है, फीडबैक है, ITR वी है, प्रोसेसिंग है या रेक्टिफिकेशन या रिफंड। अगर जैसे आपके प्रोसेसिंग में समस्या नहीं है क्योंकि प्रोसेसिंग हो चुकी है, रिफंड का इशू है, तो यहाँ आप रिफंड सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ से आपको सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आपकी जो भी लागू होता हो वो आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ से कुछ पॉइंट दिए हुए हैं तो वो मैं आपको यहाँ दोबारा एक बार करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये अभी जैसे थोड़ा सा नहीं खुल रहा है, तो इसमें जो भी ऑप्शन होंगे वो आपको एक बार चेक करने हैं। तो मैं इसको ऑप्शन को एक बार क्लिक करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ से जैसे यहाँ से आपने ITR CPC ITR कर दिया, रिफंड कर दिया। अब यहाँ आपको सब कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है कि इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव्ड बट नॉट नो रिफंड रिसीव्ड, या लीगल हायर वेरीफाइड बट नॉट रिफंड रिसीव्ड, या अदर रिफंड, या पेमेंट रिफंड ऑर्डर टू लीगल हायर, या रिफंड डिटरमाइंड पेड लेस जैसे कि देन एक्सपेक्टेड, यानी जो आना था वो नहीं आया, कम आया है, या रिफंड फेल है जैसे ECS मोड, या अकाउंट कुड नॉट गेट क्रेडिटेड। तो जो भी इशू है, जैसे मान लो या अकाउंट की समस्या है तो यहाँ अकाउंट पे आप क्लिक कर सकते हैं, या मान लो इंटीमेशन आया और रिफंड नॉट रिसीव्ड है। अब यहाँ जैसे रिफंड फेल था तो यहाँ रिफंड फेल आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ से जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर जैसे ये 23-24 सेलेक्ट कर दिया। फाइनेंशियल ईयर यहाँ इंटर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि असेसमेंट ईयर आ गया। अब यहाँ आपको ग्रीवेंस है वो आपको एंटर करनी है, और ग्रीवेंस एंटर करने के बाद में आप ये भले यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करें, यहाँ सबमिट का ऑप्शन का ग्रीवेंस का भी काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ आप कुछ भी लिखेंगे। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा ऐसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से आपको कम से कम जैसे करेक्टर है आप जो भी लिखेंगे एक बार आप यहाँ से लिख दें अच्छी तरह। जो भी कारण है वो आपको लिखना है कि मेरे जो अकाउंट डिटेल्स वगैरह वो सही है लेकिन फिर भी रिफंड फेलियर हो रहा है, तो या इंटीमेशन आपको प्राप्त हुआ है लेकिन रिफंड जारी नहीं या अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, जो भी कारण है वो आप यहाँ से लिखें। अब जैसे अभी तक ये सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ कम से कम आपको जो भी शब्द है वो 100 वर्ड्स है वो आपको एंटर करने हैं। तो मैं जैसे आपको खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको जो भी कारण लिखना है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब यहाँ से जैसे आप ये थोड़ा सा लिखेंगे और उसके बाद में यहाँ से अब जैसे ये आ गया तो यहाँ कम से कम जितने आपने लेटर है वो आपने यहाँ इंटर कर दिए। उसके बाद में यहाँ सबमिट ग्रीवेंस का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ आपको सबमिट ग्रीवेंस पे सबमिट करना है और आपको 5-7 दिन तक इंतजार करना है। और ये काम आप तब करें जब आपके इंटीमेशन वगैरह आ चुका है, फिर भी अगर आपको बैंक अकाउंट में रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है तो ये कारण हो सकता है। एक और कारण जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपके अगर पेंडिंग जो एक्शंस है उसमें अगर कुछ समस्या हो, खास करके रेस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो उसका भी मैं आपको एक उदाहरण दे करके बताता हूँ कि अगर ऐसा केस है तो वो किस तरीके से आपको चेक करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक अन्य उदाहरण में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये यहाँ से आप देखेंगे तो ये ITR फाइल है 5 जुलाई को फाइल किया गया था, पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन 5 जुलाई है और सक्सेसफुली ई वेरीफाइड 5 जुलाई है। इसके बाद अभी तक कुछ भी इसमें शो नहीं हो रहा है। अब यहाँ से जैसे व्यू डिटेल्स पे आप जाएंगे तो यहाँ अभी 3 एंट्री है कि 5 तारीख को फाइल किया था, 5 तारीख को ई वेरीफाई कर दिया था और मोड ऑफ ई वेरिफिकेशन OTP से किया था, लेकिन अभी तक उसके आगे ना तो ये प्रोसेस हुआ है ना आगे कुछ भी इसमें आ रहा है, ना रिफंड या फेलियर वगैरह कुछ भी आ रहा है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ आपको यहाँ चेक करना है, आपको पेंडिंग एक्शन में सबसे पहले यहाँ आपको वर्क लिस्ट में चेक करना है। अब यहाँ से जैसे लिखा हुआ आ रहा है कि देयर इज नो आइटम इन द वर्क लिस्ट फॉर एक्शन, यहाँ फॉर इन्फॉर्मेशन यहाँ भी कुछ नहीं है। अब आपको दूसरा जो इसका स्टेप है पेंडिंग एक्शन में, आपको रेस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड इस पर आपको क्लिक करना है। हो सकता है यहाँ आपकी कुछ समस्या हो, तो जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये जैसे इसमें आ रहा है कि डिमांड रेफरेंस नंबर असेसमेंट ईयर 2017 की जो 350 रुपये की है आउटस्टैंडिंग डिमांड है। अब ये डिमांड है, ये 29 जनवरी 2019 को डिमांड रेज की गई थी और करंट स्टेटस में अभी भी ये जैसे डिमांड पेंडिंग आ रहा है, पेमेंट पेंडिंग आ रहा है। तो अब आपको इसमें अगर आपने इसको जमा कर दिया है तब तो आपको सबमिट रेस्पॉन्स पे क्लिक करना है, और अगर आपने पे नहीं किया है तो आपको यहाँ से जैसे पे नाउ पे जा करके आपको ये पे नाउ पे क्लिक करना है, तो आपको इसको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर ये डिमांड सही है, आपके पुराना कोई भी बकाया है, तो आपको यहाँ से जैसे ये इस तरीके से डिमांड रेफरेंस आ गया, असेसमेंट ईयर 17-18 आ गया, अमाउंट 350 है और इस पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करके ये आपको सारी डिटेल्स वगैरह टैक्स है सरचार्ज वगैरह यहाँ से क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आएंगे, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, RGS नेफ्ट है या RTGS है या किसी भी पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट कर सकते हैं। जिससे भी आप पेमेंट करेंगे ये प्रोसेस आपको करना है। अगर मान लो ये आप पेमेंट कर चुके हैं, इस मामले में जैसे पेमेंट कर चुके हैं, तो आपको यहाँ सबमिट रेस्पॉन्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से जैसे आपको रेस्पॉन्स करना है कि डिमांड इज करेक्ट या डिमांड इज नॉट या डिसएग्री विद डिमांड, यानी डिमांड सही नहीं है
तो आप यहाँ डिसएग्री कर सकते हैं, अगर लेकिन आपके पास में प्रूफ हो कि मेरी कोई भी बकाया नहीं है तो अलग बात है। और मान लो अगर डिमांड सही है और आपने पेमेंट कर दिया है तो इसमें दो ऑप्शन नीचे दिया हुआ है कि एक तो येट नॉट पेड, तब तो आएगा आपके कि पे नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा, यानी पे करना पड़ेगा। और अगर आपके ये नहीं है और आपने पे कर दिया है तो इसमें लिखा हुआ कि येस आई ऑलरेडी पेड, और चालान है CIN यानी चालान नंबर आपके पास में है, तो आपको यहाँ चालान की डिटेल्स है वो ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ से आपने जो भी चालान पेमेंट किया है उस चालान का आपको जैसे मेजर हेड है वो रेगुलर टेस्ट या जिसमें भी आपने चालान बनाया है वो चालान यहाँ से करना है। अमाउंट आपने जैसे 350 किया है तो 350 जितना भी आपने यहाँ जमा किया है वो आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद में BSR कोड जो चालान में दिए हुए बैंक के सीरियल नंबर जो चालान के हैं वो है, किस तारीख को पेमेंट किया है, और यहाँ से रिमार्क आपको लिखना है कि इतनी तारीख को मैंने जो आउटस्टैंडिंग डिमांड थी उसका पेमेंट कर दिया है, और यहाँ से आपको चालान की कॉपी है वो अटैचमेंट करनी है PDF के रूप में। तो ये सारी करने के बाद में यहाँ से सेव हो जाएंगे, तब आपको कुछ समय इंतजार करना है। उसके बाद में आपके जो भी ये प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। फिर भी अगर प्रोसेसिंग नहीं होती है और आपने ये सबमिट भी कर दी ग्रीवेंस, ये जो भी रेक्टिफिकेशन था या पेंडिंग जो एक्शन था, आउटस्टैंडिंग डिमांड थी वो आपने सबमिट कर दी, फिर भी अगर आपके नहीं हो रहा है तब आपको यहाँ ग्रीवेंस में जाकर के आपको सबमिट ग्रीवेंस करनी है कि मैंने इतनी तारीख को इसमें आप जैसे प्रोसेसिंग से संबंधित है तो यहाँ से आपको ई फाइलिंग से संबंधित या प्रोसेसिंग से संबंधित जो भी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करके उसके बाद में आपको ये ग्रीवेंस है वो आपको डालनी है, और 5-7 दिन तक आपको इंतजार करना है। आपके पास मेल आ जाएगा कि आपके जो भी समस्या थी उसका समाधान हुआ है या किस लेवल पे पेंडिंग है, ये सारी डिटेल्स आपको शो हो जाएगी। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी कि अगर आपका अभी ITR अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है तो कई कारण हो सकते हैं, बैंक रिलेटेड इशू भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग डिमांड भी हो सकती है, या अन्य कोई इशू है तो आप चेक करेंगे तो, क्योंकि हर मामले में अलग अलग कारण होते हैं। तो मैंने आपको 3 जो पैन धारक है या 3 जो भी कार्मिक है उनके आपको उदाहरण देके बताया कि पहले मैं आपको बताया कि प्रोसेस हो चुका है, रिफंड आ चुका है। दूसरे में बैंक फेल्योर के कारण है वो रिफंड नहीं आया जबकि प्रोसेसिंग हो चुका है। तीसरे उदाहरण में मैंने बताया कि अभी तक प्रोसेसिंग नहीं हुआ है जबकि 5 जुलाई को ITR फाइल किया था, और अभी जैसे अगस्त और सितंबर लगभग 2 महीने होने आए तो अभी तक नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ आपके कहीं न कहीं अटका हुआ है। तो आपको इस किसी भी जिस भी लेवल पे आपके पेंडिंग है उसको आपको समाधान करना है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की जानकारी के लिए आप चैनल पे बने रहें, और इनकम टैक्स से संबंधित काफ़ी सारे वीडियो मैंने अलग से बना रखे हैं, उनकी पूरी एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से बताया था जो आउटस्टैंडिंग डिमांड या जो भी अन्य कोई भी इशू है उसके संबंध में, तो वो वीडियो भी जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।